हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। चलिए हम ले आए हैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट सेल का। कोशिका किससे बनती है या किससे बनी होती है, इसकी संरचनात्मक संगठन क्या है। इस तरह से एक क्वेश्चन बन भी सकता है, तो इसको ज़रा देखते चलिएगा। कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलके बना होता है। बस इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, और प्लाज्मा झिल्ली जो है कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को क्या है बाहर जाने से रोकती है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पारगम झिल्ली भी कहते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि कोशिका की बाहरी परत का क्या नाम है या पारगम झिल्ली किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में नेचुरल साइंस DSSB में पूछा गया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और BPSC TRE 3 में भी प्लाज्मा झिल्ली से क्वेश्चन आया था कि कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। और इसको पारगम झिल्ली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली जो है कुछ पदार्थों को अंदर और कुछ पदार्थों को जो है थोड़ा बाहर जाने देती है। अर्थात कह सकते हैं कि यह ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर का भी काम करती है ना। ट्रांसपोर्टिंग वाला काम भी प्लाज्मा झिल्ली का है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट करिएगा आप लोग को। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विसरण। हैं, विसरण किसे कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि विसरण किसे कहते हैं, है ना। पदार्थों की गति उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करते हैं, विसरण कहलाता है। विसरण में क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, या हिंदी में बोलते हैं विसरण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रुक जाइए। जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 एक कोशिकीय अपशिष्ट है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कोशिकीय अपशिष्ट क्या है ना। तो कोशिकीय अपशिष्ट क्या है, CO2, जिसका निष्कासन शरीर से बहुत आवश्यक होता है। तो जब कोशिका में जो है CO2 का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो कोशिका के क्या है, तो बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता में स्थित CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। जब कोशिका के अंदर CO2, कहने का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है और इन्वायरमेंट पर्यावरण में CO2 की सांद्रता में कमी हो जाती है, तो हमने यही पढ़ा ना कि विसरण में क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं।
तो CO2 क्या करता है, जब उसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो लोअर कंसंट्रेशन या इन्वायरमेंट की बॉडी से निकलकर इन्वायरमेंट में चला जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि गैसों का डिफ्यूजन ऑक्सीजन और CO2 का किस प्रोसेस द्वारा होता है अंदर बाहर, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना है। एक तो ये है विसरण, इनको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको भी अपनी कॉपी में ये विसरण हेडिंग डालना। एक सेकेंड, आप लोग अपनी कॉपी में विसरण हेडिंग डालने के बाद यहाँ से नोट कर लेना, पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव करती है। एक तरह से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वह किस पर बेस्ड होता है, डिफ्यूज़न पे, है ना। डिफ्यूज़न के थ्रू ही CO2 बाहर जाता है और ऑक्सीजन शरीर के अंदर आता है। यह प्रोसेस किस पर बेस्ड है, तो डिफ्यूज़न पे, है ना। और CO2 क्या है, एक अपशिष्ट, कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन बहुत ही आवश्यक होता है। कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ हो जाती है और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता में स्थित CO2 की अपेक्षा कम हो जाती है। और जैसे ही हायर कंसंट्रेशन होता है बॉडी में तो CO2 क्या करता है, और इन्वायरमेंट में CO2 की सांद्रता कम हो जाती है तो CO2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो आगे चले, जितना हाईलाइट किए थे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही कोशिका के अंदर हम देखते हैं, जैसे ही कोशिका के अंदर, ये देखिए यहाँ से नोट करिएगा, CO2 की सांद्रता में अंतर आ जाता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण की द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब हम आपको बता दें कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है कि बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, किस प्रोसेस द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान कोशिका में, तो विसरण के थ्रू होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। अब एक 3 प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, है ना। तो देख लेते हैं कि 3 घटना होती है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका में शक्कर अथवा नमक के विलयन को रखें तो क्या होगा। तो यदि हम जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर और नमक के विलयन में रखते हैं तो 3 ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो देखिए ऐसी 3 घटनाएं कौन कौन सी हैं, आगे चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है, यदि कोशिका को तन विलयन वाले माध्यम, अर्थात यदि कोशिका को तन विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प रासरण दाबी विलयन कहते हैं,
है ना। इसका कहने का क्या मतलब है कि यदि किसी सेल को तन विलयन वाले मीडियम में जल में जो है शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम रखे और जल की मात्रा जब अधिक हो तो क्या होगा, जल जो है जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और इसमें कोशिकाएं जो होती हैं फूल जाती हैं, स्वेलिंग कर जाती हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कोशिकाएं किस परासरण दाब विलयन में फूल जाती हैं। तो कौन से परासरण दाब में, अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिकाएं क्या होती हैं, फूल जाती हैं। तो चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, है ना। ये हमने बता दिया है आप लोग को, ये देखिए फूलने लगती है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, किस भी चरण में जो है फूलेंगे, है ना, नोट कर लीजिएगा। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकेंड पॉइंट है, यदि कोशिका को ऐसे मीडियम में के विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता और कोशिका में स्थित, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम या विलयन में रखा जाए जिससे बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित सांद्रता जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। तो कोशिका झिल्ली से कोई जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। इसे क्या कहते हैं, आइसोटॉनिक या समपरासरणीय विलयन, हिंदी में समपरासरणीय समपरासारी विलयन कहते हैं। इसको इंग्लिश में आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब कोशिका के अंदर और जल की भी दोनों की सांद्रता बराबर हो तो ऐसे में जो है जल की कोई शुद्ध गति नहीं होगी कोशिका झिल्ली में, और ना ही उसमें कोई व्यापक अंतर आएगा, और इसमें कोशिका जैसी पहले रहेगी वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। जब इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है बता दें आप लोग को, इसको नोट कर लीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोशिका में कब कोई परिवर्तन नहीं होता या कोशिका के माप में कब कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब समपरासरणीय विलयन रहेगा तो कोई परिवर्तन कोशिका में नहीं होगा, क्योंकि जल का जो है मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली में नहीं होगा। कोशिका जैसी रहेगी वैसी ही बनी रहेगी। ऐसे विलयन को समपरासरणीय विलयन कहते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर घोल से अधिक सांद्र है, समझ रहे हैं, जो अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, मतलब हायर बाहर का विलयन जो है उसका कंसंट्रेशन हाई है इन कंपेरिजन घोल के अंदर, तो जल परासरण द्वारा कोशिका जल जो है कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, अति परासरणीय विलयन, अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं, जिसको इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, है ना। तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल्स जो होती है श्रिंक हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अति परासरणीय दाबी विलयन क्या है, और इसमें जो कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, क्या परिवर्तन होता है ना। तो आप लोग इसका डेफिनेशन हमने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और सिकुड़ती किस में है या श्रिंक किस में होती हैं, तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक स्लाइड हमारा ख़त्म होता है।
कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ करने में सहायता करता है और ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा बनाता है। आप लोग ये नोट करिएगा। कोशिका झिल्ली अभी पूछ देगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट करिएगा। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। और अमीबा जो है इसी प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन जो है ग्रहण करता है या अपना भोजन एब्जॉर्ब करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अमीबा किस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन जो है एब्जॉर्ब करता है या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, है ना। और लचीलापन क्यों होता है कोशिका झिल्ली का? तो ये अपना बाह्य पर्यावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए हेल्प मिल सके, इसलिए कोशिका झिल्ली जो होती है उससे लचीलापन होता है। तो अब आगे चलते हैं। अब तुम लोग को थोड़ा सा बता दें, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने हाईलाइट किया है, देखिए ग्रीन हाइलाइटर से। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पौधे के मूल मतलब पौधे में जो रूट होता है उसमें जल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस विधि होता है? तो यह परासरण विधि द्वारा होता है, जिसको ऑस्मोसिस भी कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट में जो है रूट के द्वारा जो जल का अब जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस विधि द्वारा होता है, किस प्रोसेस द्वारा होता है? तो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है, थोड़ा सा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन बनता है। एक सेकेंड। ये वाला नोट कर लीजिए। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी क्या कहलाता है? विसरण द्वारा ही होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कोशिका से जो विभिन्न अणु अंदर या बाहर जाते हैं वो किस विधि द्वारा होता है? तो विसरण विधि द्वारा होता है। और इस प्रकार के परिवहन में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी बोलते हैं, है ना। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और किसकी बनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा आप लोग कॉपी में अपने कि प्लाज्मा, कभी कभी क्वेश्चन बनता है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ये भी ऑप्शन में मिल सकता है आप लोग को, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को।
आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। क्या टेक्निकल इशू हो रहा है इसमें। तो चलिए, अगर ओह कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं। तो आज कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, इसके कई नाम हैं। आप लोग 11th लेवल में पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरा क्रियाविधि, वो 11th लेवल का है। अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों में।